अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, किसकी हवा चल रही है इन दिनों? हर जगह, गली मोहल्ले से लेकर चौराहे से लेकर दफ्तरों से लेकर राजनीतिक रैलियों तक, अखबार और मीडिया में यही चल रहा है कि किसकी हवा चल रही है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन मेजॉरिटी से पार, यानी उनको जो उन्होंने अपने लिए टारगेट तय किया है 400 पार, क्या वो अचीव कर रहे हैं, या फिर इंडिया गठबंधन की हवा चल रही है और वो लीड कर रहे हैं? दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस दोनों का दिख रहा है, लेकिन किसकी हवा चल रही है? दरअसल जनता की हवा चल रही है। अब ये देखना है कि जनता किसके साथ है। आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे कि हवा किसकी है। बहन भाइयों, इस देश की राजनीति में पिछले एक महीने में बड़े उठापटक हो चुके हैं। 19 अप्रैल को जब पहले चरण का मतदान था, उस वक्त के माहौल और अब के माहौल में काफ़ी अंतर आ गया है। ये अंतर आप इस प्रकार भी विजिबल कर सकते हैं कि माहौल में अब गर्मी बहुत आ गई है और जो विपक्ष थोड़ा पीछे हट रहा था, वो विपक्ष बेहद आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा है। परिणाम क्या होंगे, किसको कितने वोट मिलते हैं, किसको कितनी सीट मिलती हैं, ये एक बहुत अलग विषय है। लेकिन चुनाव बहुत रोमांचक हो गए हैं और 2014 या 2019 की तरह ये कोई एक तरफा चुनाव नहीं है और इस चुनाव में विपक्ष भी बहुत मजबूती से टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। बहनों भाइयों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इनकी हवा चल रही है, उनकी हवा चल रही है, लेकिन जनता की हवा क्या कहती है? डेमोक्रेसी में एंड ऑफ द डे जनता क्या कहती है, ये महत्वपूर्ण होता है। हमें उस नब्ज को समझना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। आम आदमी, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इनके मन में क्या है? कारपोरेट, व्यापारी, स्ट्रीट वेंडर्स, छोटा काम धंधा करने वाले, खुद के रोजगार सृजित करने वाले लोग, मजदूर, इनके मन में क्या चल रहा है? इनकी क्या आकांक्षाएं हैं और ये किस तरह की हवा चाहते हैं? क्या उस हवा को मौजूदा राजनीतिक दल उन आकांक्षाओं की पूर्ति कर रहे हैं, या फिर सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, या सिर्फ बड़े बड़े वायदे हो रहे हैं? सब कुछ खटाखट हो रहा है या सब कुछ टकाटक हो रहा है? इन दिनों राजनीति में और विशेष तौर पर बड़े नेताओं के भाषण में आपको इस तरह की चीज़ें बहुत मिलेंगी। लेकिन जनता क्या चाहती है, उसके मन में क्या चल रहा है? वो क्या बदलाव चाहती है, या फिर जनता चाहती है कि मोदी की अगुवाई में इस देश की कमान वो वापस उसे सौंपे? बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश एक बहुत ही राजनीतिक प्रदेश है। यहाँ हर गली में दो नेता मिल जाएंगे। शायद पूरे देश में सर्वाधिक नेताओं और सर्वाधिक पॉलिटिकल लोगों का कोई राज्य है, उत्तर प्रदेश है, और उसमें भी कोई कैपिटल है तो वह है पूर्वांचल। पूरब के किसी भी गांव में चले जाएं, आपको तरह तरह का ज्ञान, जानकारी और विश्लेषण देने वाले लोग मिल जाएंगे कि आप खुद कई बार बेहोश होते होते बचेंगे कि आखिर इनको इतनी जानकारी है। आप तो फिर भी अभी हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो पीएचडी किए हुए हैं। गांव गांव ये हालत है। तो आप यहाँ किसी को प्रचार से कन्विंस नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही पॉलिटिकल इलाका है पूर्वांचल का, और इसकी 41 सीटों पर चुनाव है, जिसमें अवध की भी सीटें हैं जो अभी जहाँ पर चुनाव होगा 20 तारीख को। अवध की 11, 4 बुंदेलखंड की सीटें हैं, 10 अवध की और 4 बुंदेलखंड की, 14 सीटों पर चुनाव है। अब हम किधर बढ़ रहे हैं? टिपिकल पूर्वांचल की तरफ। बहनों भाइयों, पूर्वांचल जिसको देता है छप्पर फाड़ कर देता है, और जिससे छीनता है उसे भिखारी बना देता है। कई राजनीतिक दल इसके उदाहरण हैं और कई राजनीतिक दल और नेता इसके गवाह हैं। वो आपको मौजूदा दौर में भी बड़ी ख़राब हालत में मिलेंगे, जो कुछ वक्त पहले इसी राज्य में हुकूमतें करते थे। ये है पूर्वांचल। यहाँ की तासीर बिल्कुल अलग है। पूर्वांचल क्या चाहता है? अवध क्षेत्र क्या चाहता है? बुंदेलखंड के मन में क्या है? क्या ये वही सोच रहे हैं जो पश्चिमांचल ने सोचा, पश्चिम उत्तर प्रदेश ने सोचा? ये क्या वही सोच रहे हैं जो ब्रज क्षेत्र ने सोचा और किया? क्या ये वही सोच रहे हैं जो रुहेलखंड ने किया? या फिर इस क्षेत्र के लोगों की ओपिनियन सर्वथा अलग है? क्या है इधर के इश्यूज?
बहनों भाइयों, भौगोलिक विषय भी समझिए। राजनीति और भूगोल का आपस में बड़ा जबरदस्त तालमेल है। जो समृद्धता, जो खुशहाली, जो आर्थिक संपन्नता आपको पश्चिम में, रुहेलखंड में दिखेगी, वो आपको पूर्वांचल में, अवध क्षेत्र के कुछ इलाकों में और बुंदेलखंड में नहीं दिखेगी। इधर विपन्नता है, उधर संपन्नता है। उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है और इनका पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है। इधर के लोगों को क्या चाहिए? इनके लिए रोजगार, काम पहली प्राथमिकता है। लेकिन हिंदू होना या मुसलमान होना भी इधर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उधर ये मुद्दा चले न चले, इधर इस मुद्दे के चलने की गारंटी दोनों तरफ से है। पूर्वांचल क्या चाहता है? कोर इश्यूज पर वोट करना चाहता है या उन इश्यूज पर जिन पर अब तक चुनाव हुए हैं? पूर्वांचल के मन में क्या है? क्योंकि यही वो 41 सीटें हैं जो तय करेंगी इस पार या उस पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को जबरदस्त सीटें और बहुमत, या फिर इंडिया गठबंधन को लाभ। क्लेम दोनों तरफ से हो रहे हैं। वो कह रहे हैं 80 में 80 जीतेंगे और वो कह रहे हैं कि एक छोड़ के सब जीत लेंगे। एक कौन सी? अखिलेश यादव कहते हैं क्योटो। कौन सी? बनारस वाली सीट। वो तंज कसते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या होने वाला है? आज डिबेट में हम ये समझेंगे कि पूर्वांचल के मन में क्या है। उनके मन में मोदी हैं या उनके मन में राहुल और अखिलेश हैं? कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। अब कांग्रेस के एक नेता हैं और कोई सहयोगी दल भी है महाराष्ट्र में, जिन्होंने कहा हम अलग अलग प्रकार के प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो भाई 5वां चरण आने को है, बता दीजिए मंडे कौन होगा, ट्यूसडे कौन होगा, बृहस्पति को कौन बनेगा, शुक्र को कौन बनेगा, शनिवार को कौन बनेगा। महीने के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो वो बता दे, जनवरी में कौन बनेगा, फरवरी में कौन बनेगा। साल के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो बता दे 24 में कौन, 25 में कौन। बोले तो 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं। अभी जो चरण बीता है इसमें 96 सीट में 43 सीट संभवतः बीजेपी की थी, और इस बार 17 सीट हमारे जोड़ने घटाने में बीजेपी की टोटल शायद मुश्किल से आ रही है। तो इंडिया गठबंधन तो आ चुका है, बीजेपी अब कहीं लड़ाई में नहीं है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मनीष शुक्ला उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अरुण राजभर बीएसपी से हैं। सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, नावेश शिकोह जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मनीष शुक्ला जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि 39 सीटों पर हुए चुनाव के बाद, मतदान के बाद अब 41 सीटें घनघोर पूर्वांचल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 39 सीटों को लेकर आप कोई दबाव में हैं कि इन 41 सीटों को लेकर आपके मन में कोई दुविधा है और आपको लगता है कि चुनाव फंसा है, या पूर्वांचल के मन में मोदी है? देखिए ब्रजेश जी, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में एक बात कही कि लोकतंत्र में जनता तय करेगी। निश्चित रूप से जनता ही जनार्दन होती है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ने बनारस आए तो उनके मन में एक विषय जरूर था कि पूरे भारत का विकास तभी होगा जब पश्चिम भारत की तरफ पूर्वी भारत का विकास हो। पूर्वी भारत मतलब ये पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश का, बिहार, उड़ीसा, इनको लेकर उनके मन में था और बनारस को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया। आज 10 साल बाद हम जब दृष्टिपात करेंगे, पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, तो जो विकास केवल नोएडा या कुछ बड़े शहरों में सिमटा था, आज गोरखपुर एक बड़ा सेंटर बना है पूर्वांचल में, वाराणसी एक बड़ा सेंटर बना है, अयोध्या भी एक बड़ा सेंटर बना है, उधर मिर्जापुर एक बड़ा सेंटर बना है। यानी जो निवेश का जो सेंटर है वो विकेंद्रित हुआ, जिसके नाते से जो पूर्वांचल के लोग रोजी रोजगार के लिए पलायित होने के लिए बाध्य थे, आज उनको उनके घर में रोजगार उपलब्ध हो रहा है। अयोध्या में, काशी में जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है,
उनकी सुविधाएं जिस तरह के बढ़ी हैं, निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो एक बड़ा परिवर्तन आया है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि जो 41 सीटें जिसमें अवध और पूर्वांचल की सीटें आती हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का मत और आशीर्वाद मिलेगा। और अखिलेश यादव कन्नौज नहीं बचा पाएंगे। ब्रजेश जी देख लीजिएगा, जैसे 19 में डिंपल जी हारी थी, वैसे ही 24 में कन्नौज अखिलेश जी हारेंगे, रायबरेली राहुल गांधी हारेंगे। पर जब आप पूर्वांचल में जाएंगे मनीष जी, 19 में हारने के बाद जब आप पूर्वांचल जाएंगे तो आपसे जनता सवाल करेगी कि आपने रोजगार कितना दिया, जनता आपसे पूछेगी कि आपने महंगाई कितनी दूर की, जनता आपसे पूछेगी कि आपने उनके लिए विकास के क्या कार्यक्रम किए। तो बिल्कुल देखिए, इसीलिए तो मैंने कहा पहले विकास कहाँ था। अखिलेश यादव सैफई को स्टेडियम, सैफई को सड़क और पीजीआई देकर उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को विकास मान लिया था। ऐसे ही राहुल गांधी और सोनिया जी ने तो अमेठी और रायबरेली की तरफ भी नजर उठाकर नहीं देखी थी। हमने इसीलिए शुरू में ही कहा कि मोदी जी की परिकल्पना में पूरे पूर्वी भारत का विकास था जी, जिससे पश्चिम भारत के विकास के बराबर अगर विकसित होगा तभी देश विकसित होगा। और इसीलिए गोरखपुर जो एक्सट्रीम पूर्वांचल होता है, आज अगर आप गोरखपुर जाएंगे, ब्रजेश जी जाते ही होंगे आप, देखिए 2007 और 2014 के बाद किस तरीके से गोरखपुर में बदलाव आया है। काशी धाम बनने के बाद जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, निवेश आया है, उससे रोजगार का सृजन हुआ है। अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर बनने के बाद जिस तरीके से हजारों करोड़ रुपया का निवेश हुआ है, उससे भी तो सर डायरेक्ट रोजगार भी तो लोग पूछेंगे ना, मंदिर बन गया रोजगार आ गया, नहीं लोग पूछेंगे डायरेक्ट जॉब्स कहाँ हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, 7 लाख सरकारी नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, उत्तर प्रदेश में बनने के बाद दिया गया है, पारदर्शी तरीके से दिया गया है। पहले सरकारी नौकरी का विज्ञापन होता था, अखिलेश यादव चाचा, भतीजे, ताऊ जी सब झोला लेके निकल पड़ते थे वसूली करने। आज वो बंद हुआ है। अगर किसी ने गलती की तो आज जेल के सिकंजों के पीछे भेजने का काम किया गया। दूसरी बात, बड़ी मात्रा में अब एक नया पैटर्न शुरू हुआ है कि सर पेपर लीक हो जाता है, रोजगार का 4-6 लोगों को आप अरेस्ट करके जेल भेज देते हैं। नहीं सर, अंत में तो युवा को रोजगार नहीं मिला। विजय जी देखिए, पेपर लीक है सर, 11 पेपर लीक है सर। 10 सेकंड में मैं कहना चाहूंगा, 10 सेकंड में, बिल्कुल 10 सेकंड में मैं कहना चाहता हूं। आपका सही सवाल है, अच्छा सवाल है, मैं जरूर जवाब दूंगा। देखिए, पेपर लीक एक गैंग है। अखिलेश जी के समय में वो गैंग डेवलप हुआ, लेकिन हमारी सरकार के समय में पेपर लीक होने के बाद या पेपर में गड़बड़ी पाने के बाद उसको लोक सेवाएं कोई बाहर छात्रों को प्रदर्शन नहीं करना पड़ता है। एसटीएफ ने गिरफ्तार किया उन लोगों को, पहले गिरफ्तार किया, तब लोगों को पता चला कि लीक हुआ है। तो यानी अगर कोई चोरी करने का प्रयास कर रहा है तो हम छिपा नहीं रहे, 1, 2, 3 हो तो चलो माने, 11 हो गया। क्या करते थे आप लीकेज नहीं रोक पाते हो सर। अखिलेश यादव भाई साहब, अखिलेश यादव के समय में लोक सेवा आयोग अनिल यादव चलाते थे। जब बर्खास्त किया माननीय उच्च न्यायालय ने, तो उसके लिए सरकार दूसरी बार जनता ने चुन के आपको भेजा है सर, करना पड़ा था। 8 साल हो रहे हैं, आप पुरानी 8 साल का तो हिसाब दो। नहीं, मैंने तो ये कहा कि हमारी सरकार के समय में कोई गलती अगर कर रहा है तो उसको जेल के सकिंचों में सरकार भेजती है। और अखिलेश के समय जॉब नहीं मिल रहा है सर, जेल जो जा रहे हैं, एंड ऑफ द डे यूथ के लिए क्या है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर को आमंत्रित करता हूं। मनीष जी, सेकंड राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। किस आधार पर आपकी पार्टी, आपके नेता ये दावा कर रहे हैं कि आपकी तो हवा चल रही है, आप उत्तर प्रदेश की सब सीटें जीत लेंगे? किस आधार पर यह क्लेम है कि आप 79 सीट जीत रहे हैं? कोई तर्क है, कोई आधार है? ब्रजेश जी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, सिर्फ नकारात्मकता। इनके बयान में एक भी इन्होंने बात नहीं बताई कि इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या किया। अभी इनसे आप पूछ लीजिए, अगले जो इनको समय मिलेगा, बताएं कितने लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आया। कभी 10 लाख करोड़ का आंकड़ा आया, कभी कोई लाख करोड़, इतनी आगे जीरो भी नहीं बता पाएंगे कि गिनती क्या है। लेकिन ये व्हाइट पेपर नहीं लाएंगे, ये नहीं बताएंगे कितना रोजगार उत्पन्न हुआ उत्तर प्रदेश में, जमीन पे कितने कारखाने लगे, इसके बारे में नहीं बताएंगे। हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है। वो भारतीय जनता
पार्टी की जो नकारात्मक राजनीति है, जो भारतीय जनता पार्टी के फेलियर थे उनके लिए वोट कर रही है। वो वोट कर रही है कि आपने 20 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, 10 वर्ष में 20 करोड़ हो जाना चाहिए था, कहां है? उत्तर प्रदेश में 70 लाख नौकरी 2017 में देने की बात की, 8 साल हो गए, 5 करोड़ 60 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में, हिसाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई आपने कहा था कि विदेश से काला धन लाएंगे, स्विस बैंकों में दुगना हो गया, स्विस बैंकों में काला धन, हिसाब दीजिए। डिमोनिटाइजेशन होगा तो जो काला धन है, जो मार्केट में कैश है, कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी। कैश 16 लाख करोड़ से 36 लाख करोड़ हो गया मार्केट में, इसका हिसाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपके शासन काल में चरम पे है देश में महंगाई, उसका हिसाब दीजिए, उसके बारे में बताइए। नहीं बताएंगे। ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का अधिकार छीन रहे हैं, उनके खिलाफ जो नफरत का माहौल इन्होंने पूरे देश में फैलाया है, उसका जवाब देश की जनता चाह रही है। देश की जनता चाह रही है कि आप जातिगत जनगणना कराइए, अपने एक जो समाज है उसका एक्सरे हो, ताकि लोगों को उसी के अनुपात में उनका अधिकार मिल सके। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से उन मुद्दों पर जवाब चाहती है। इसका जवाब इंडिया गठबंधन ने दिया। इंडिया गठबंधन क्या कहता है? इंडिया क्या है वो, क्या नहीं, पॉज ले लो, आराम से बोलो। नहीं, इंडिया गठबंधन क्या स्पीड में हो, आराम से बात करेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम अपने जो देश की जनता है, हम चाहते हैं कि जो अगर शरीर का एक अंग ठीक काम नहीं करेगा तो पूरा शरीर काम नहीं कर सकता। हम इंक्लूसिव राजनीति करना चाहते हैं, हम सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे देश के बेरोजगार, आपने 2014 में बीजेपी को अंडर एस्टिमेट किया, 17 में किया, 19 में किया, 22 में किया, परिणाम आपके सामने है। अब आप फिर क्लेम कर रहे हो कि 80 में कितनी जीतेंगे? 79 नहीं कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ये चुनाव देश की ओवर एस्टिमेट नहीं है ये। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, देश और प्रदेश की जनता ये चुनाव लड़ रही है। हमारा एस्टिमेट छोड़ दीजिए, हम तो विपक्ष में हम कहेंगे। आरएसएस का जो मुख्य पत्र है द ऑर्गेनाइजर, वो क्या कहता है? पिछले वर्ष ही उसने लिखा कि मोदी और हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं ला सकता। क्या मुद्दे आपके हिसाब से चल रहे हैं जिनको आपको लगता है कि आपको लाभ है? क्या मुद्दे? देखिए, प्रदेश और देश में आज बहुत व्यापक मुद्दे हैं। प्रदेश की जनता, युवाओं को रोजगार चाहिए, आप पेपर लीक करा देते। अभी पेपर लीक की बात हो रही थी, ये बताए थे कि समाजवादी पार्टी के टाइम में क्या होता था। अरे भैया, हमने रोजगार दिया भी तो है, सरकारी नौकरियां हमने भरी, तो आपने कितनी नौकरियां दी सरकारी? आप बताइए। जब हिसाब मांगते हैं आरटीआई में तो ये गोल हो जाते हैं, हिसाब नहीं दे पाते। 7 लाख नहीं दिया। हिसाब कहां देते हैं? आरटीआई में हिसाब मांगते हैं। काम करो, अपनी पार्टी किसी एमएलए से बोलो कि अलग-अलग डेटा, विधानसभा का सत्र हो तो सवाल। मैं आपको बताऊं, देखिए वहां तो कंपल्सन है देना, वहां अलग आंकड़ा आता है। और जब दिल्ली में मेट्रो में ऐड देते हैं, उसमें आंकड़ा अलग होता है, बयानों में आंकड़ा अलग होता है। सही आंकड़े नहीं दे पा रही है सरकार। ये सरकार युवाओं को और जनता को उनका थैंक यू, शुक्रिया। मैं सुधा मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता है। सुधा जी, स्वागत आपका। मैंने राहुल गांधी की 3 स्पीच उत्तर प्रदेश में दी हुई सुनी, जिसमें 2 में उन्होंने कन्नौज और झांसी में ये क्लेम किया कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त सुनामी आ रही है, इंडिया गठबंधन की और बीजेपी का सफाया हो रहा है। ऐसा दावा करने के पीछे कोई तर्क, कोई तथ्य, कोई सॉलिड एविडेंस है आप लोगों के पास जिससे आपको लग रहा है कि जनता ने आपकी हवा बना दी, या फिर इसको सिर्फ बयान माना जाए? बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। बहुत दिनों बाद आपसे आज मुलाकात हो रही है। आपने 2 प्रश्न किए और आपने जनता के मतदान को हमारे प्रश्न पे तब्दील कर दिया। ये जो दावे हो रहे हैं, ये जनता के दावे हैं, जो जनता का हुजूम है, जो उनका विश्वास है और जो संविधान के प्रति जनता का विश्वास जगा है। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में संविधान के उन सारे मूल अधिकारों को रद्द करने की जो कोशिशें हो रही हैं और वर्तमान की बात न करके सिर्फ और सिर्फ भूतकाल की बात होती रही है पिछले 10 वर्षों में। और छोड़ दीजिए ब्रजेश जी, अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी 10 साल से बनारस में होने के बावजूद हो सकता है कि पे आ गए हैं। अब वो ये भूल गए हैं कि चीजें वर्तमान में चल रही हैं। अब वो बोलने लग रहे हैं, हो सकता है मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। जब बातों के ये लेवल आ जाए, जब आपको खुद पे संशय होने लगे, तो आपको इसका अर्थ निकालना चाहिए कि जनता की जो बयार है वो उसके खिलाफ बह रही है। क्योंकि जिस तरह से इन लोगों के अभी भी मुझे लगता है कि आपको और एविडेंस देना चाहिए, तथ्य और तर्क देने चाहिए कि आपकी हवा चल रही है। पहला एविडेंस उनकी चूक पे मत बताइए, अपनी बताइए कि आपका क्या चल रहा है। हमारा तो चल रहा है जनता के साथ, उसके विश्वास और उसके संविधान की रक्षा है। तो जिस तरह से हम जमीन पे उतर सकते हैं और काम कर सकते हैं, वो चल रहा है। दूसरी चीज, अभी हमारे भाई बड़े भाई भाजपा के प्रवक्ता, उन्होंने लगातार कहा कि बेरोजगारी पे कंट्रोल पाने की कोशिशें ये लोग किए हैं। और आप जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अभी 2024 में ही दिया था
कि अपने देश में इस समय जो रिपोर्ट आई है 83% युवा बेरोजगार हैं। इन्होंने पूर्वांचल के शहरों के नाम ले लिए। अभी अगर रोजगार कहाँ कहाँ कितना मिला तो ये बता ही नहीं पाएंगे। नहीं, इन्होंने कहा ना जिस तरह काशी से- विश्वनाथ बनाया, रोजगार मैं आया, आ रही लोग हूँ। आए, राम मंदिर का आपको पता है निर्माण ब्रजेश किया, जी, हजारों ब्रजेश करोड़ जी, का ब्रजेश इन्वेस्टमेंट जी, आया, रोजगार ब्रजेश जी, सृजित हुआ। ब्रजेश जी। मैं सवाल कंप्लीट कर लूं, आपको पर्याप्त मौका दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जी। अब आप बोल सकती हैं, गो जी। अहेड। जी, ये जो कह रहे हैं और जो इन्होंने किया, इसके बीच में अगर तारतम्यता होती तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। ये कहते कुछ और है और जमीन पे दिखता कुछ है। मैं इस समय रायबरेली में हूं, अमेठी होके आई हूं। अमेठी की जनता से 5 साल पहले एक वादा किया गया था वहां की सांसद से, आपको ही पता होगा, 13 किलो रुपए की चीनी मिल रही थी। जनता आज भी हंस के कहती है कि लगता है हमारी सांसद साहिबा ने उसी का घर बनवा लिया अपना, क्योंकि उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। तो जिस तरह से झूठ की राजनीति, बेरोजगारों की प्रतिशतता में बढ़ोतरी और पेपर लीक, उसके बाद महंगाई, आप जानते हैं ब्रजेश जी, इस देश के साथ कितना, जो भोजन का अधिकार था, जो कानूनन एक अपराध, जो एक आपको अधिकार मिल रहा था, उसको इन्होंने 100 रुपए के सामान को फ्री कर दिया और 400 के सिलेंडर को 1200 कर दिया। सोचिए जनता को किस तरह से इन्होंने बरगलाया। जनता को लग रहा है कि जब 5 आप किलो जॉब जिसका का अधिकार मुद्दा था। उठाते हैं तो एक अपोजिशन के नाते आपका कर्तव्य है कि आप बताएं कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में कितनी जॉब दी, कितनी नहीं दी। जब आप महंगाई की बात करती हैं तो आपको एविडेंस के साथ आना चाहिए कि सब्जी का रेट तब क्या था, दाल का रेट तब क्या था, सिलेंडर का रेट क्या था, चीनी का रेट तब क्या था, पेट्रोल डीजल तब क्या था। ये आपको एविडेंस ब्रजेश प्रस्तुत जी, करना ब्रजेश चाहिए। जी, बिल्कुल एविडेंस। मैंने कहा ना कि 100 रुपए का अनाज, जो 5 किलो अनाज मिल रहा है, उस 100 रुपए का 2 रुपए और 3 रुपए किलो मिलता था लोगों को, उस 100 रुपए के एवज में उनसे 700 रुपए वसूल लिए गए। यही तो एविडेंस है। जिस घर में 2-2 थाली में सब्जियां होती थी, ये एक भी नहीं खरीद पा रहे हैं लोग, क्योंकि जिनकी अब आप जाके देखिए, जो संविदा वाले लोग हैं, जो नौकरी की आप बात कर रहे हैं, संविदा पे तब भी 10,000 रुपए मिल रहे थे, आज वो 8 पे आ गए हैं। जो लोग 10-12 हजार पा रहे थे, उनको 7-6 हजार मिल अच्छा, रहा है। अग्निवीर क्योंकि योजना बेरोजगारी को इतनी लेकर ज्यादा है। आप लोगों में बड़ी क्लैरिटी है कि अगर सत्ता में आएंगे तो पहले 24 घंटे में इस स्कीम को बंद कर देंगे। तो बंद कर देंगे वो ठीक है, आपने कहना बंद कर देंगे, आप देंगे क्या ये तो बताइए। जितनी पद हैं सेना में, आप भी जानते हैं, उन पदों को छोड़ के ये अग्निवीर लाके सिर्फ इस देश के युवाओं को बरगलाने का प्रयास किया गया था। अगर अग्निवीर सिर्फ इसलिए होती कि हम ट्रेन कर रहे जी। हैं तो उस योजना का विरोध नहीं होता। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे सैनिक तैयार करना शुरू किया। ये सेना के साथ धोखा है। आप भी जानते हैं कि अपने सैनिक तो बनने आप में कोई स्कीम मेरे लेके घर में आएंगी 75 या से सिर्फ अधिक- अग्निवीर बंद करके आप रेगुलर भर्ती जैसे पहले होती थी वो करेंगी? बिल्कुल थोड़ी क्लैरिटी रेगुलर दीजिए। भर्ती की जाएगी, बिल्कुल रेगुलर भर्ती, क्योंकि हमने Thank जिस तरह you. से देश में इस देश की नींव को रखा शुक्रिया। है। मैं दूसरे और देश, चरण आप में जब जानते हैं, डिबेट में आपके हमने- बाकी विचारों को स्थान दूंगा। आपका शुक्रिया। मैं अरुण राजभर जी को आमंत्रित करता हूं, एसबीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता हैं। राजभर जी, इन दिनों देखता हूं आप हंसते मुस्कुराते नहीं हैं, बड़े तनाव में रहते हैं, सब ठीक तो है सर? देखिए, हम हंस लिया करो सर कभी कभी, अब जनता के क्यों बीच तनाव में लेते काम हो? करते हैं। चुनाव आते नहीं, हम जाते तनाव हैं। में नहीं रहते हैं। नहीं, तनाव तो बिल्कुल नहीं रहते हैं। हम हमेशा मस्त रहते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। और हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, हम जनता की बातें कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें तो सपा ने कर लिया, कांग्रेस ने कर लिया। और कांग्रेस ने क्या किया है जनता के लिए, सपा ने क्या किया है जनता के लिए, इन दोनों को जनता के बीच में बताना चाहिए कि हमने ये किया और मोदी जी ने ये किया। हम पूर्वांचल की बातें कर रहे हैं कि चुनाव अब पूर्वांचल की तरफ बढ़ चुका है और ये पूर्वांचल अंधेरे में होता था, विकास से बहुत दूर खड़ा होता था। और मैं नजदीक से देखा हूं कि पूर्वांचल में 4 घंटे बिजली मिलती थी और 18 घंटे सफाई में मिलती थी। ट्रांसफार्मर यहां अगर जल जाता था तो 6 महीने बदलने वाला कोई नहीं होता था। और यहां की जनता गर्मी में बिजली पाने के लिए तरस रही थी। आज 18 घंटा 16 घंटा गांव में मिल रहा है, 24 घंटा 20 घंटा 22 घंटा शहर में मिल रहा है। यह विकास हुआ है, लेकिन यह विकास उनको नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उनको विकास का मोतियाबिंद हो चुका है। और ये 1 जून के बाद जब वोट पड़ जाएगा पूर्वांचल क्षेत्र का, तो इनके विकास का ऑपरेशन जो मोतियाबिंद हुआ है वो ऑपरेशन हो जाएगा, अपने आप विकास दिखाई देने लगेगा। क्योंकि हम सभी लोग देख रहे हैं कि यह पूर्वांचल दंगों से हमेशा प्रभावित होता था।
यहाँ बम ब्लास्ट से हमेशा प्रभावित होता था। यहाँ के किसान अपना खाद नहीं पाते थे, यहाँ के किसान अपना बीज कीटनाशक दवाइयां नहीं पाते थे, यहाँ के किसानों की बड़ी समस्या होती थी। लेकिन 10 सालों की सरकार में किसानों की बदहाली में सुधार आया, महिलाओं के बदहाली में सुधार आया, व्यापारियों के बदहाली में सुधार आया और गरीबों के बदहाली में सुधार आया। क्रॉस क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आपके मुताबिक पूरे पूर्वांचल में बहुत खुशहाली है, लोग खुश हैं, खूब तरक्की हो रही है और लोगों को बहुत आसानी हो गई, तो कोई मुद्दा ही नहीं है? अगर तरक्की तो 100% हुआ है। सपा और कांग्रेस की सरकार में हम पूर्वांचल के लोग 8 घंटे में लखनऊ पहुंचते थे और आज हम लोग एनडीए की सरकार में 3 घंटे में पहुंच रहे हैं। तरक्की तो हुआ है। हम पूर्वांचल के दोनों पटरियों पर अगर देखेंगे तो जितने भी यहाँ छोटे छोटे कारखाने, छोटे छोटे उद्योग धंधा लगे हैं, वही तो वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये विकास उनको नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, बिहार पूरा विकास दिख रहा है। जो विकास का लहर चल रहा है, यही मोदी जी की गारंटी चल रही है कि हम विकास की गारंटी आने वाले 5 साल तक देंगे। हम शिक्षा पर बात कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, 70 साल से ऊपर वालों को हम अच्छा, एक सवाल ये था कि ये कौन लोग हैं जो रोज रोज वीडियो वायरल कर देते हैं पिताजी का? क्या है ये इसके पीछे? वीडियो वायरल नहीं होता। देखिए, हम पत्रकार रोज कुछ ना कुछ बवाल, लोकतंत्र का नहीं कहीं कुछ कोई टारगेट करता है इनको, ये बात मान लो नावेद भाई, कोई तो है जो इनको टारगेट करता है। पार्टी के एजेंट टारगेट करते हैं, है ना? जो मान पर आप हाँ नहीं बोले, समझ जाए कि भाई टारगेट किया जा रहा है, कम बोले। एक सेकंड टारगेट करते हैं क्योंकि वो पिछड़ों की आवाज बन के आए हैं, वो दलितों की आवाज बन के आए हैं। तो भैया रिकॉर्ड तो वही करते हैं जो बोलते हो, तो बोलो, आप कम बोलो तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम तो थोड़ा विवादित ना बोलो। मुसलमानों के बीच में हम नहीं, मुसलमानों के बीच में अगर हम खड़े होकर बोल रहे हैं कि सपा ने आपको बेहतर नहीं किया, हम आपके बेहतरी के लिए काम करेंगे, तो समाजवादी पार्टी को यह बुरा लग जाता है। हम पूरे उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि हम बिना जाति धर्म देखे हम सब नहीं। अभी परसों में कोई कल वीडियो देख रहा था, उसमें कह रहे छड़ी खड़ी रहेगी, पब्लिक कह रहे नहीं खड़ी होगी, और फिर वायरल हो गया। क्या है, हर गांव में 1-2 सपा के एजेंट हम लोगों के मीटिंग में भेजे जाते हैं और मीटिंग में पूरी प्रायोजित तरीके से समझा के भेजा जाता है कि इस सवाल का जवाब ऐसे देना है। 90% लोग सहमत हैं और 1% लोग अगर कह रहे हैं कि नहीं हम सहमत नहीं, तो हमें क्या परेशानी है? तो ये बीजेपी वाले मदद करते हैं आपकी, नहीं करते हैं? 100% मदद कर रहे हैं। बीजेपी वाले ही नहीं, सपा भी मदद कर रही है, बसपा भी मदद कर तो रही है, एजेंट भेज रहे थे, कांग्रेस के लोग भी मदद। ठीक, अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा। वो तो गिने चुने नो एजेंट। मैं दूसरे राउंड में आपके बाकी विचार सम्मिलित करूंगा। नावेद शिको मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार हैं। नावेद जी, अब हम पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे चुनाव है, अवध क्षेत्र का और बुंदेलखंड के इस इलाके को जोड़ते हुए बढ़े। इधर क्या मुद्दे मान रहे हैं और किसकी हवा आपको ज्यादा टाइट दिख रही है? देखिए, हवा की बात करना बेमानी होगी। जो बात आपने शुरू में कही थी किसकी हवा है, और ये चर्चा है, लेकिन हवा किसकी है यही नहीं पता चल पा रहा है। हवा किसी की है ही नहीं। ये साइलेंट चुनाव है और जनता का चुनाव है। इसमें कोई सत्ता पक्ष विपक्ष कोई भी जनता को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। ये लग रहा है किसी की दीवानगी नहीं है। हम लोगों ने कई चुनाव देखे, लहर दिखाई दी, किसी का चेहरा चला। दीवानगी से आपका तात्पर्य? दीवानगी हम साफ तौर से कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस देश की जनता दीवानी रही है। आधी लगभग आबादी इस देश की मोदी के चेहरे को लेकर दीवानी रही है और वो वोटों में नजर आ रहा है। अभी वो दीवानगी है? वो दीवानगी नजर नहीं आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं दीवानगी नहीं है, लेकिन वो साइलेंट है, वो दीवानगी नहीं है, दिख नहीं रही है जो दिखती थी। वोकल नहीं है? हाँ, वो नहीं है, दिखती थी, हमें दिखती लोकल थी। वोटर वोकल नहीं है। हाँ, अब वो कहां है? क्या वो नाराज है या चुपके से वोट देगा, चुपके से समर्थन करेगा? ये कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और 3, 4, 5% अगर वोट कम हो रहा है, ये बड़ी खतरनाक बात है दोनों पक्षों के लिए। अगर वो सत्ता पक्ष के लिए खत्म हो रहा है तो 272 मुश्किल हो जाएगा या 272 के आसपास आ जाएंगे। अगर वो मान के चलिए कि विपक्ष का कम हो रहा है तो 400 पार हो जाएंगे। ये बड़ा अजीबोगरीब और बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव हो गया है और हम सबकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। लेकिन ये कह देना कि इनके पक्ष में जा रहा है, इनके खिलाफ जा रहा है, ये कहना मैं समझता हूं कि बेमान। तो एनडीए और इंडिया के कौन कौन से इश्यूज हैं जो पब्लिक को प्रभावित कर रहे हैं? आपको लगता है कि वो दोनों तरफ की, इनका कौन सा मुद्दा चल रहा है और उनका? देखिए, प्रभाव कौन से मुद्दे बिक रहे हैं ज्यादा? टीआरपी? मुझे लगता है कि दोनों तरफ से जो मुद्दे उठाए गए थे सब फेल हो गए। आखिरकार सामाजिक न्याय, संविधान, आरक्षण, गरीबी, महंगाई, रोजगार, ये कहीं ना कहीं
अंदर है अंडर करंट। और ये मैं नहीं कहता हूं कि ये भाजपा के खिलाफ चला जाएगा। हो सकता है कि महंगाई कम हो गई हो, महंगाई का मुद्दा है, महंगाई कम हो गई हो तो उसके फेवर में जाएगा। हो सकता है रोजगार हो, भाजपा के लोग बताते हैं, आंकड़े बताते हैं, हो सकता है रोजगार दिया गया हो, 400 पार कर लेंगे। अब्दुल कोई मुद्दा है इस चुनाव में? अब्दुल कहीं गायब हो गया। अब्दुल को कौन किडनैप करके ले गया मेरे समझ में नहीं आ रहा। बड़े, मैं तो बहुत आम इंसान हूं, बड़े बड़े लोगों को नहीं समझ में आ रहा। एकदम से देखिए, अब्दुल थोड़ा कम होता, पर अब्दुल वोट बहुत एकदम से गायब हो गया। पर अब्दुल की पोलिंग पे वोट बहुत पड़ रहे हैं। वोट पड़ रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। वहां पर लोग बता रहे हैं करीब 90% अब्दुल के पोलिंग बूथ 85% पे वोट बहुत पड़ रहे हैं। आप कह रहे हो अब्दुल छिप गया है, मुझे तो छिपा नहीं दिखता। नहीं, वो मुद्दा छिप गया है, उससे जुड़ी मुद्दा छिपा है। और अब्दुल खामोश भी बहुत है, बोल ही नहीं रहा है। ओके, वीरेन जी आ गए, उनसे ही पूछ लेते हैं। वीरेन जी, स्वागत आपका। किसकी हवा चल रही वीरेन जी? आपने क्या महसूस किया, आप बताओ। आपको बहुत लोग सुनते हैं, तो आप बताओ किसकी हवा है इस वक्त? ब्रजेश जी, जो पिछला 3 चरण बीता, 4 चरण, जो आप ये कह सकते हैं 39 सीटों के चुनाव हुए, उसमें शुरुआती दौर में चुनाव ढीला रहा और उसके पीछे कारण ये हो सकता है कि एक तो भाजपा ने ज़्यादातर अपने प्रत्याशी सब रिपीट कर दिए थे सांसद के, जिसको लेकर जो जनता में नाराजगी थी उसकी वजह से लोगों ने उदासीनता दिखाई। लेकिन अब चुनाव प्रचार तेजी पकड़ चुका है। अभी 41 सीटों का चुनाव बचा है और ये चुनाव जो 41 सीटों का है, इसमें बुंदेलखंड भी है, सेंट्रल यूपी और पूर्वांचल है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर दोनों गठबंधन में से आप देखिए तो अगर कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा तो इन्हीं दोनों में गठबंधनों के इसी चरणों में से कोई होगा। एक बनारस में है, एक रायबरेली में है। राहुल गांधी को कुछ लोगों ने कहा कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। तो ये जो चरण है, आने वाली 41 सीटें हैं, ये इस देश में प्रधानमंत्री के चेहरे को तय करेंगी, फाइनल करेंगी। एक महत्वपूर्ण बात तो ये है। दूसरा एक आरोप ये आया कि ये चुनाव 2 शहजादों और एक शहंशाह के बीच है, ये भी बयान आए। और तीसरा, केजरीवाल आज बोली गए कि ये कौन से मिशन पे काम कर रहे हैं केजरीवाल? मुझे समझ में नहीं आया कि अगले आदमी के पास मुद्दे तो बहुत हैं, ये बार बार योगी जी का कौन सा मुद्दा उनके हाथ लग गया? केजरीवाल बार बार 75 साल का मुद्दा उठाते हैं और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी का मुद्दा उठाते हैं। अब वो बीजेपी के अंदर की बात है, वो क्या निर्णय करेगी। लेकिन चूंकि योगी एक बड़े नेता हैं, वो भगवाधारी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर वो हिंदुत्व के बहुत बड़े नायक हैं, उनकी एक छवि है, तो ऐसी बातें परोस कर वो शायद भाजपा में इस बात की चर्चा चलाना चाहते होंगे कि अगर बीजेपी पूरी ताकत से आएगी तो बहुत सारे नेताओं को डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है। अब ये बातें तो देखिए, जबकि आई हैं कि मोदी जी 75 साल के बाद प्रधानमंत्री रहेंगे, तो आज योगी ने भी इस बात का जवाब दिया है। लेकिन भाजपा ने इन सबके इतर अब स्पीड बढ़ाई है। आज 4 रैलियां प्रधानमंत्री ने की हैं उत्तर प्रदेश में। एक तो वहां भी की जहां वो निरहुआ सटल रहे, जो आजमगढ़ का मामला है, वहां पर आज ओम प्रकाश राजभर भी आए थे। प्रधानमंत्री ने काफी उनसे हंसी मजाक किया मंच पर, चूंकि ओम प्रकाश राजभर की एक विशिष्ट शैली है और राजनीति में वो बड़ा मैं भी देखो हंसी मजाक करता हूं। मैंने पहले कह दिया अरुण से कि हंसते रहो भैया, बोला ना अरुण। हाँ, हंसते रहो। जरूर जो है भाजपा के साथ देखिए लोग गठबंधन में हैं और लोकसभा चुनाव इनके लिए एक कसौटी है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपनी बातचीत से, अपने भाषण की शैली से बहुत ज्यादा बेफिक्र है। वो वोट खुले दिल से मांगते हैं, जो कहता नहीं देंगे तो उससे कहते हैं ना देना कोई बात नहीं। तो ये बात तो राजनीति में चलती है और इस तरह के नेताओं को होना भी चाहिए। लेकिन ब्रजेश जी, मैं उस पर आता हूं लौटकर कि मोदी की अत्यधिक रैलियां क्यों हो रही हैं।
क्योंकि जब ये लोकसभा का चुनाव आता है तो मोदी अपने लिए वोट मांगते हैं। ये एक प्रत्याशी से भी अगर लोगों की नाराजगी है तो लोग उसको भूल जाएं और जिले में जाके मोदी सीधे अपने लिए अपील करते हैं। ये एक फायदा जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके नेता हैं, प्रधानमंत्री, उनकी छवि का भाजपा हर जिले में ले रही है। ये बात देखिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जहां प्रत्याशी वोट नहीं दिला पा रहा है वहां पर मोदी के पहुंचने से काफी परिवर्तन आता है। लेकिन मोदी कांग्रेस से तो निपट ले रहे थे हर जगह, समाजवादी पार्टी ने उनके लिए मुसीबत खड़ी की। क्यों? क्योंकि जो पीडीए का एक नारा दिया अखिलेश यादव ने, उसमें उन्होंने पटेल बिरादरी को सबसे ज्यादा टिकट दे दिया लोकसभा का। उतने यादव भी नहीं दिए, उतने मुसलमान भी नहीं दिए। तो जब जाति के आधार पर आंकड़ेबाजी जिले की वोटिंग की होती है तो उसमें घबराहट विपक्षी दलों को होती है, भाजपा को भी होती है कि जहां जहां पटेल, मौर्य, कुशवाहा खड़े हो गए वहां पर यादव और पटेल एक साथ आना कुर्मी का, वो बीजेपी के लिए परेशानी की बात हो गई। ये एक बड़ा फैक्टर लोकसभा के चुनाव में आप देख सकते हैं जी। दूसरी बात, कांग्रेस ने एक नारा दिया था कि 29 साल यूपी बेहाल 2017 में, तब से 7 साल और बीत गया तो मान लीजिए 34-35 साल हो गया। 35 साल के उत्तर प्रदेश के वनवास के बाद अगर चर्चा थोड़ी चली है कांग्रेस की तो राहुल गांधी के लेकर अब चर्चा गांवों में होने लगी है। तो ये कांग्रेस इसको अपनी एक उत्थान के तौर पर, शुरुआत के तौर पर देख सकती है वो इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में कि उसको एक ऊर्जा थोड़ी मिल रही है। तो राहुल गांधी इस मामले में अब कामयाब हुए। हालांकि उनको पहले 2 चुनाव में पप्पू कहा गया और पप्पू को कहा गया कि पास नहीं हो पा रहा, फेल हो गया, लेकिन अब कोई उनको पप्पू नहीं कहता है। यह भी एक चीज महत्वपूर्ण है। और रही बात कि भाई अरुण राजभर चुनाव में है, प्रचार में है, उसके बावजूद हम लोगों के लिए समय निकालते हैं तो ये अच्छी बात है। हम लोग भाई उनके लगातार समय देने के, प्रदेश में अपनी बात रखने के लिए उनकी सराहना करते हैं। देखिए, भाजपा ने अगर सांसदों के टिकट में बड़ा बदलाव किया होता तो उसको लाभ मिलता 5-10% वोट का। जो 2019 में 50% वोट क्रॉस कर गई थी बीजेपी, अगर उसका वोट परसेंटेज घटेगा तो आप देख लीजिएगा कि जहां जहां नए सांसद, पुराने सांसद रिपीट हुए हैं वहां वोट परसेंटेज घटेगा। जी वीरेन जी। और ये 8% 10% तक अगर घट गया तो बहुत नुकसानदायक होगा। वैसे एक चीज है कि विरोध चाहे जितना हो, मुद्दे चाहे जितने कम हो, लेकिन जनता इस बार बहुत सारे विकास के मुद्दों पर लोगों को खींच लाई है और लोगों ने मन बना रखा है। ये प्रचार और चार से ज्यादा कोई फायदा या बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। या तो मोदी के पक्ष में वोट है या मोदी के खिलाफ वोट है। बंटवारे वाली बहुत स्थिति नहीं है। मायावती ने कई जगह लड़ाए हैं प्रत्याशी, अब देखिए वो कितना वोट पाएंगे, ये वक्त तय करेगा, चुनाव तय करेगा। वैसे नेता देखिए, हिंदू मुसलमान पर तो मोदी जी ने भी कहा कि मैं अपने जीवन में कभी ये काम नहीं करूंगा, तो हिंदू मुसलमान तो बीजेपी कोई नेता मंच से बोलेगा नहीं और होगा भी नहीं। और लेकिन मुनव्वर राना का एक शेर है, सुनिएगा, कि माहौल तो बदलता रहता है, पहले कुछ बातें होती थी, अब बातें कुछ होती हैं। सुनिएगा कि सबके कहने से इरादा नहीं बदला जाता और हर सहेली से दुपट्टा नहीं बदला जाता। और हम की शायर हैं, सियासत नहीं आती हमको, हमसे मुंह देख के लहजा नहीं बदला जाता। और पहले रुलाया है तो अब हंसने पे मजबूर न करो कि हर रोज बीमार का नुस्खा नहीं बदला जाता। पर भैया इन्होंने तो दुपट्टा बदल लिया, पीला वाला। पीला वाला जी, पीला दुपट्टा बदल गया। तगड़ी सहेली हैं आप, बात समझो वीरेन जी।
धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण डिबेट का प्रारंभ करते हैं। मनीष शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, मैं इस बार महसूस किया कि जिन समस्याओं से पहले विपक्ष मुखातिब होता था वो आजकल बीजेपी में भी कई जगहों पर मुझे दिखा। गुटबाजी, प्रत्याशियों की हठधर्मिता, प्रत्याशियों से जनता की नाराजगी, और गुटबाजी का स्तर ये है कि तमाम नेता अपने घर बैठ गए हैं, पार्टी के लिए जो सहयोग चाहिए वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक उदासी सा माहौल है और उसका प्रभाव वोटिंग पैटर्न पर भी पड़ रहा है कि पहले के मुकाबले कम वोट पड़ रहे हैं। क्या आप लोग इससे चिंतित हैं कि प्रत्याशियों का चयन में कुछ चीज़ें नज़रअंदाज की गई और गुटबाजी है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, प्रत्याशियों का चयन एक पारदर्शी तरीके से किया गया है और गुटबाजी का स्थान भारतीय जनता पार्टी में कतई नहीं है। सभी लोग प्राण प्रण से जुटे हुए हैं कि 80 सीटें उत्तर प्रदेश में लेनी है। देखिए, मैं 2-3 बातें जरूर कहना चाहता हूं, चूंकि अभी पूर्व में ओबीसी, एससी, एसटी की बड़ी चिंता समाजवादी पार्टी ने की और भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप लगाए। मेरा इनसे सवाल है कि कर्नाटक और आंध्रा में ओबीसी का आरक्षण किसने छीना? कांग्रेस ने छीना। कांग्रेस किसके साथ है? समाजवादी पार्टी के साथ है। तो ये कौन सी भलाई ये करने जा रहे हैं जी। और यादव में 5 यादव टिकट दिया इन्होंने, केवल मुलायम सिंह यादव के खानदान का रक्त संबंधी जो है उसी को टिकट दिया, किसी और यादव परिवार से किसी को टिकट नहीं दिया। तो ये परिवार, और पहले ये जाति की पार्टी थी, फिर परिवार में आई, अब ये अखिलेश यादव की पार्टी हो गई है। देखिएगा अगले 5 साल बाद एक नया नेता भी इन लोग को मिल जाएगा जिसका जिंदाबाद इनको करना है। सर, आप पहले कहते थे कि ये सब यादव लोग को टिकट दे देता है, सिर्फ यादववाद करता है। अब यादव को कम दिए तो भी आप चिंतित हो सर? अरे भाई, 5 में ब्रजेश जी, नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, 5 दे रहे थे। अरे एक आध किसी गरीब या दूसरे परिवार के यादव को दे देते। जो मुलायम सिंह यादव जी के रक्त संबंधी है उसी को आप टिकट देंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने तमाम दूसरे सामान्य परिवार के लोगों को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इस बात पर आपत्ति करनी चाहिए कि ये 11 कुर्मी को सपा ने टिकट क्यों दे दिया? इस पर आपत्ति आपको करनी चाहिए कि 11 कुर्मी को सपा टिकट क्यों दे रही है? हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो रक्त संबंध देख दिया जा रहा है, और अभी अब्बास हैदर साहब बैठे हैं ना, 5 साल बाद इनको अखिलेश यादव के एक नए रक्त संबंध का जिंदाबाद लगाना है, आज से नारा रटना शुरू कर देंगे। तो ये जो लोकतंत्र का हरण किया जा रहा है, और महिला की बात भी कर रहे थे। आज अखिलेश यादव जिसके साथ पीसी कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, उनके सीएम आवास पे राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट होती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, संजय सिंह ने पीसी में कबूल किया कि हाँ मारपीट हुई है, और अरविंद केजरीवाल पीए को देंगे दंड। आज जनता ने देखा कि उनको साथ लेकर चले आए लखनऊ, और लखनऊ में जो उनके हाथ कांप रहे थे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उससे स्पष्ट था केजरीवाल ने केवल पीए से पिटवाया नहीं है, उस पाप में वो शामिल हैं। और अखिलेश यादव जिस तरीके से बचाव कर रहे थे केजरीवाल के इस पाप का, तो उस पाप में मतलब महिला उत्पीड़न के मुद्दों को लेकर आप फिक्रमंद हैं, और आप ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पाप किया है और महिलाओं का उत्पीड़न किया है। भाई नहीं ब्रजेश जी, मेरा ये कहना है कि सीएम का घर हो और महिला राज्यसभा सांसद हो, अगर उसको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल सही बात है, गंभीर बात है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को आमंत्रित करता हूं। महिलाओं के उत्पीड़न पर आपकी पार्टी ने क्यों उनको फोरम दिया? इसके भाई महिलाओं को उत्पीड़न हो रहा है, आपने क्यों प्लेटफॉर्म दिया उनको? नहीं, देखिए, इस प्रकार की भ्रमित करने वाली बातें भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। अभी ये अनिल राजभर जी क्या परिवारवाद से नहीं आते हैं क्या? एटा के जो सांसद, 1 मिनट रुक जाइए, एटा आपके बीच में नहीं बोला मैं, एटा के जो सांसद है क्या वो परिवारवाद का हिस्सा नहीं है? एक मिनट रुक जाइए। आपकी सरकार है, दिल्ली पुलिस किसके अधीन आती है? आपके अधीन आती है। आप कार्रवाई करिए, अगर कोई दोषी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करिए। हम आपकी तरह नहीं है कि हाईकोर्ट का जब हाईकोर्ट या सुप्रीम
कोर्ट जब मनीष जी, मनीष जी, one by one, हम आपकी बीच तरह में नहीं कोई नहीं चाहते बोला। कि जब आप सुप्रीम सर सबर आपको भी करें जवाब देना पड़ेगा। ना, प्लीज बिल्कुल वन बाय जवाब वन, दे रहा वन बाय हूं, वन। दे रहा हूं, हम आपकी तरह हाँ नहीं, बोलिए मैं आपकी तरह भाई, महिला हमारी- उत्पीड़न पर उनकी चिंताओं को आप समाधान दीजिए। देखिए, अगर आपने कोई आरोप लगाए हैं, आप आरोप सिद्ध करिए। हम आपकी तरह थोड़ी कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे तब आप एफआईआर दर्ज करेंगे, तब आप कार्रवाई करेंगे। हम आपकी तरह नहीं है। आपकी दिल्ली पुलिस है, आपकी केंद्र की पुलिस है, आप कार्रवाई करिए। कोई भी आरोपी है, किसी ने अगर महिला को उत्पीड़न किया, हम उसके साथ कतई नहीं खड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अभी परिवारवाद की बात कर रहे थे, क्या अनिल राजभर परिवारवाद का हिस्सा नहीं है? हाजीपुर से जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो रामविलास पासवान जी के पुत्र नहीं है? एटा से जो आपके सांसद है चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो परिवारवाद कल्याण सिंह उन्होंने जी नहीं के कहा, पुत्र नहीं उनका ही है? कहना है कि एक ही परिवार के 5 नहीं और यादवों को और टिकट मिले, गरीब यादव एक उन्होंने नहीं, जोड़ा। हमारा हैं? क्या देखिए कौन से गरीब यादव? देखिए, हालांकि कुर्मी वाले पे आपने ज्यादा दिया, मैं पूछा लेकिन भाई ने बोला नहीं। नहीं मैं बता, मैं उस पे भी आऊंगा। आपने और यादवों को क्यों नहीं दिया? देखिए, हम अगर पिछड़ों को टिकट दे रहे हैं तो आपको क्या समस्या है, ये बताइए आप। मैं सीधी सी बात है, पार्टी का निर्णय पार्लियामेंट्री पार्टी करती है टिकट वितरण का। एक मिनट, अच्छा बीच में आप टोकेंगे तो मैं भी आपको टोकूंगा। मनीष जी, ठीक हम है? लोग आराम मैं से बीच वन में बाय कभी वन बात किसी करेंगे, को नहीं आपको और समय दे देंगे देखिए, बाद में। ये पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी तय करती है किसको कहां से लड़ाना है। हमारा देखिए, कोई भी पार्टी है, उसका सिर्फ एक सीधा चुनाव जब इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से है जो प्रपंच हर प्रकार की करती है, तो हम चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें, और वो दिख भी रहा है। पहले यही चर्चा हो रही थी, आप टिकट यहां से किसको देंगे, वहां से किसको देंगे। ब्रिजेश जी, आपका सबसे बड़ा नेटवर्क है उत्तर प्रदेश में, आप कहीं भी पूछ लीजिए, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के सबसे अच्छे टिकट है। अभी जो 5वां फेज है, 14 सीटों में से 13 भारतीय जनता पार्टी के पास है, 1 इंडिया गठबंधन के पास है। 14 में से 14 सीटें मैं जिम्मेदारी से दावा करता हूं कि हम जीतेंगे। अभी इससे पहले ये थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं, मैं जिम्मेदारी ये से बात थोड़ा कर रहा ज्यादा हूं। हो गया। जीतेंगे, नहीं। हम जीतेंगे 14। ये चुनाव जनता लड़ी। एक 2 मिनट सर, पर्याप्त टाइम दे दिया सर, दूसरा राउंड है और भी 3 वक्ता बाकी है सर। थैंक यू। समय बचा तो आपको और मनीष जी को फिर स्क्रीन पे लाएंगे। अब मेरे साथ सुधा मिश्रा जी मौजूद हैं। सुधा जी, मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस की पूरी ताकत, पूरी क्षमता, पूरी रिसोर्स, पूरी स्ट्रेटजी, पूरे देश भर की लीडरशिप बस 2 सीटों पर सर मेहनत कर रही है। बाकी कौन लड़ेगा? जी ब्रजेश जी, यही सवाल है? जी बिल्कुल। अच्छा, देखिए, दिक्कत जब इंफॉर्मेशन को आप अपनी तरफ से घुमा के पेश करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बदल जाती है। हम यहां भी ताकत से लड़ रहे हैं, बाकी अन्य सीटों की तरह। राहुल गांधी जी सिर्फ एक ही सीट का प्रचार नहीं कर रहे हैं, देश भर में घूम के प्रचार कर रहे हैं, हर एक सीट पे कर रहे हैं। तो अगर ये बात कही जाए कि पूरी लीडरशिप हमारी रायबरेली और अमेठी में है, तो ये बात सत्य लगती नहीं है। हाँ, प्रियंका जी यूपी ने में और सीटों पर लड़ रही हैं, आप उसको दूसरी दिशा में ले गई। मेरा ही कहने का मतलब है, सारी ताकत ये देवरिया में अखिलेश प्रताप वगैरह लड़ रहे हैं, थोड़ी उनकी भी सहायता करिए। वहां भी कुछ लोग चले जाइए। हमारे जितने दोस्त हैं हम लोगों के, प्रवक्ता रहे हैं भाई, फिक्र होती है उनकी। नहीं, फिक्र बिल्कुल ना करें ब्रजेश जी। हमारे जितने भी इंडिया गठबंधन के साथ हम जितने भी सीटों पे, पूरे 80 के 80 सीटों पे, सब जो लड़ रहे हैं वो जनता के साथ लड़ रहे हैं, जनता की समस्याओं पे लड़ रहे हैं। उसकी जो महंगाई है, जिस तरह से इस 10 वर्ष की सरकार ने सताया है जनता को, उसके साथ जनता के साथ खड़े होकर हम लड़ रहे हैं। और अभी हमारे भाई औरतों के सम्मान की बात कर रहे थे, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जब आप देश में, देश की सत्ता में काबिज हैं और आप दिखाते हैं कि जो बेटियां इस देश का मान बढ़ाएं, लेकिन आप उनके अपमान में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे जी। इन बेटियों के ऊपर, जिनके ऊपर आरोप लगता है, उसी के घर में आप दे देंगे टिकट, तब ये अपमान नहीं हो रहा है। कैसी मतलब 2 तरह की राजनीति करने वाले पर आपने कुछ और है। राजभर जी का स्टेटमेंट सुना, पूर्वांचल खुशहाली के एक नए रास्ते पर चल रहा है, जो आपको नहीं दिख रहा है। नहीं, खुशहाली के उस रास्ते पे चल रहा है कि जहां के बारे में अगर कोई शिकायतें भी की जाए तो कोई सुनने वाला नहीं है। अभी इन्होंने कहा कि आंखों में क्या, कौन से रोगों का नाम ले रहे थे, मोतियाबिंद हो गया। कम से कम, हाँ, तो कम से कम जब कोई व्यक्ति इतना समझदार हो, आप भी जानते हैं कि बीमारियां कभी भी किसी देश और समाज के लिए अच्छी नहीं होती हैं, फिर भी प्रवक्ता होने के बावजूद ये इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये दिखाती है मानसिकता आपकी कि आप किस। थैंक यू मैडम, थोड़ा सा वक्त का अभाव है, मुझे पास 2 और वक्ता हैं, मैं उनको डिबेट में गिर चुका है। जी बहुत धन्यवाद आपका। मैं अरुण राजभर जी को आमंत्रित करता हूं। अरुण जी, आपने जो तर्क और तथ्य प्रस्तुत किए, विपक्ष उस बात से, आपके अपोजिशन दल सहमत नहीं है। सबका ये मानना है कि रोजगार की कमी है, महंगाई अत्यधिक है, लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई है। चूंकि अब आपने गठबंधन बदल लिया है, दूसरे पाले में चले गए हैं, तो आपको सब हरा हरा दिख रहा है।
देखिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी लेकर आए थे और पूरा उत्तर प्रदेश बदलने के लिए आए थे, और हालात ऐसा हुआ कि 2 सीट पर सिमट कर रह गए और उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको ऐसा नकारा, फिर दोबारा खड़े होने की स्थिति में नहीं हुए। जिनके साथ समझौता है, उनके दल के नेता खुद दूसरे दल को कह चुके हैं कि इनका अस्तित्व नहीं है, संगठन नहीं है, इनको वोट। और आज चालुओं के साथ ये खड़े होकर के ये भालू बन के घूम रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका कोई विजन नहीं बचा है। ये विजन पहले बता दे रहे हैं कि 400 पार भाजपा एनडीए जा रही है, और मुझे अब जनता मौका नहीं दे रही है, क्योंकि मैंने जनता के हितों के लिए सिर्फ और सिर्फ हमने गुंडागर्दी किया, हमने अराजकता अच्छा, अगर दिया इतना ही सब कुछ थानों चमन पर- है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो ये उत्तर भारत में या दक्षिण के तमाम शहरों में पूर्वांचल के हजारों लाखों बच्चे जाते हैं, कहीं सिक्योरिटी गार्ड हैं, कहीं दिहाड़ी मजदूर हैं, पंजाब में खेतों में काम कर रहे हैं। ये कहाँ के लोग हैं? ये पूर्वांचल के ही तो लोग हैं। अगर अपने देश प्रदेश में, अपने शहर में जॉब होता, रोजगार होता, क्यों जाते वो? देखिए ब्रजेश जी, हमेशा से पूर्वांचल पिछड़ा रहा है, और हमेशा से 20 साल सपा और बसपा के ही कार्यकाल को अगर देखेंगे तो पीछे करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आज पूरे पूर्वांचल के लोगों को अगर बिजली मिल रही है, तो यहाँ कल कारखाने चलाने वाले लोग कल कारखाना लगाने के लिए आ रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाने के लिए आ रहे हैं, और उनको हम पर्याप्त बिजली दे रहे हैं, तो वो बिजली पा करके अपने 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जब आप बिजली ही नहीं दे पाते थे तो रोजगार का अवसर कहां से आएगा? दूसरा नंबर की पूर्वांचल में बुनकरों की बहुत बड़ा विषय है। हमेशा से समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने कहा कि हम बुनकरों को बुनकर सम्मान निधि दिलाएंगे, लेकिन किसी ने बुनकरों को बुनकर सम्मान निधि दिलाने का काम नहीं किया। हम लोगों ने भाई, बुनकरों के बीच उनको में जाके सम्मान देख ना रहे हैं, दो, उनको रिसोर्स उपलब्ध करा दो, उनको छूट दे दो, उनको अच्छा इन्वायरमेंट दे दो, उनके प्रोडक्ट बिकने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दो। ये सम्मान निधि क्या होती है? आप देखिए वो उसको करने की जरूरत है ना। पूर्वांचल में चाहे आप बनारस उठा के देखेंगे, चाहे भदोही देखेंगे, चाहे आजमगढ़ उठा के देखेंगे, जहां हम चाहे मऊ उठा के देखेंगे, जहां जहां छोटे छोटे कारखाने चल रहे हैं, आज वहां के माल दूसरे देशों में सप्लाई हो रहे हैं। कल तक लोग डर के मारे सप्लाई नहीं कर पाते थे, कहीं लूट न जाए तो हमारा। ये जो बाहर आज गए हैं, अगर- लौट आए हैं, क्या कहा जाए इनसे कि अब आओ, है सब नहीं, कुछ देखिए, इधर? ये तो बीमारी सपा बसपा ने पैदा किया है। अगर इन लोगों तो ने भैया यहाँ 7-8 साल से हो, लगाई अब होती, अपील करो कि आ जाओ वापस, रोजगार है अपने नहीं, यहाँ, आप करो अपील। हमारी सरकार रोजगार का अवसर यहाँ पूर्वांचल के लोगों को छोटे छोटे उद्योग धंधे खोल रहे हैं। आज अगर छोटे इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अपील करो ना कि भाई वापिस आओ, यहाँ काम धंधा मिल रहा है, आप क्यों नहीं अपील करते हो? जितने मिलें फैक्ट्रियां बंद है, जितने चीनी मिलें बंद है, हम उसको समय समय पर चालू करने का काम कर रहे हैं। हम सारे व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं। थैंक यू राजभर जी, हम थोड़ा सा यहाँ वक्त उद्योग का धंधा अभाव है लगाएंगे, सर। मैं पूर्वांचल नावेद को जी यहाँ को, रोजगार देंगे। पूर्वांचल का ये जो मुद्दा है ना, पलायन बहुत बड़ा विषय है। आमतौर पर मैं देखता हूँ कि पलायन के विषय पर लोग बात नहीं करते हैं। यूथ की बहुत बड़ी आबादी, महिलाओं की बड़ी आबादी पंजाब के खेतों में, गुजरात की फैक्ट्रियों में, मुंबई की चाल में, बेंगलोर और हैदराबाद में बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करने को विवश है। अपने यहाँ काम धंधा हो तो कोई अपना घर छोड़ के क्यों जाएगा? नहीं, पिछड़ापन है और बहुत बदहाली रही है और एक लंबा इतिहास है। उसके साथ में एक चीज़ और याद कीजिए, दिमागी बुखार भी बहुत खतरनाक था और ये बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की कि उसको काबू में किया गया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी, लेकिन उसकी बदहाली का एक मेन कारण है, आपको भी ये पता है, ज्यादातर ये वो एरिया है जहां पर जाति बहुत चलती है और जातिवाद हो या धर्मवाद हो, वो बर्बादी का एक कारण होता है। लेकिन इस चुनाव की अगर बात की जाए तो इस वक्त अगर जाति की तरफ वोट जा रहा है तो भाजपा के लिए खतरनाक है, लेकिन एक कवच है राजभर निषाद जैसे उनके सहयोगी। अब देखना यह है कि सिर्फ उन्हीं के कैंडिडेट को जाति का वोट मिलता है या भाजपा को वो जिताने में सफल होते हैं। मैं बहुत कम समय में कह दूं कि राजभर जी की बात की जाए, राजभर जी ने समाजवादी पार्टी को एक सफलता दिलाई थी। मोदी जी के एरिया में भी कई सीटें जितवा दी थी, बड़ी उपलब्धि थी। उस समय बहुत तेज जोर चल रहा था, लेकिन घोसी में वो जब सत्ता में आ गए तो घोसी में नहीं जीता पाए। अब देखना यह है कि अब कितना दम इनमें बचा हुआ है। तो खुद लड़ने गए हैं ना, अब खुद लड़ने का। लेकिन यही, और एक बात मैं बहुत अहम कर दूं जो मुझे जानकारी मिली है, केजरीवाल बार बार जो एक बात रिपीट कर रहे हैं कि साहब
अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे, योगी जी को हटा लिया जाएगा। इस बात को लेकर दिल्ली कांग्रेस हाईकमान बहुत नाराज है और वो कतई नहीं ये चाह रहा है कि भटकाया जाए। और जो एक लाइन चल रही है, किससे नाराज है? ये केजरीवाल की, क्योंकि ये गठबंधन का एक बहुत कांग्रेस का एक बहुत बड़ी ताकत है इस गठबंधन ने, और कांग्रेस कतई ये नहीं चाहती है कि भटकाया जाए और ये योगी जी की बात होगी उनको हटाया जा रहा है। अमित शाह, वो कांग्रेस ये तो चाहती है कि भटकाया जाता तो ये कल जेपी अग्रवाल के लिए मैंने देखा ज्वाइंट रोड शो कर रहे थे कांग्रेस प्रत्याशी के लिए, अरविंद केजरीवाल। हाँ कर रहे थे, लेकिन ये मरमरिंग हो रही है अच्छा, बड़े मरमरिंग लेवल पे कि ये हमारे मुद्दों से थोड़ा सा अलग जा डाइवर्ट करने की कोशिश। हाँ बिल्कुल। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका भी बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ, थोड़ा सा वक्त का अभाव है, और आप सभी का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। थोड़ा वक्त होता है तो इस डिबेट को और बढ़ाया जाता है। आपका धन्यवाद, और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल बहुत ही शानदार होगा। नमस्कार।